अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से चीज़ें समझाने की ट्राई करूँगा। लास्ट टाइम मुझे एक मेजर कंप्लेन ये आई थी कि मैं ज़्यादा चीज़ें बताई जा रहा था। तो मैं ट्राई करूँगा कि आज का सेशन है मैं एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर टारगेटेड रखूँ और उसी को मैं ओवरऑल एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक ब्रांड होती क्या है, एक ब्रांड को लॉन्च करने का फायदा क्या है, एक ब्रांड को लॉन्च किस तरीके से किया जाता है, और बेसिक प्रोडक्ट सेलिंग और एक ब्रांड को सेल करने के अंदर मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। ग्रुप के अंदर ना काफी लोग के भी यूनिवर्सिटीज वगैरह आ रही थी कि लोग स्पेसिफिक ई कॉमर्स के मॉडल्स के ऊपर जा रहे थे कि हमने अमेजोन करने हैं, हमने ईबे करने हैं, हमने एड से करने हैं। तो वो बेसिकली जितने भी मॉडल्स होते हैं ना उसके ऊपर आप ज़्यादातर अपनी ब्रांड को लॉन्च नहीं कर रहे होते हो, आप किसी और की ब्रांड को सेल कर रहे होते हो। आप जेनेरिक प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हो, आप अपनी ब्रांड को बिल्ड करने के अंदर इतना उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है आपकी। तो उस चीज़ को मैं फ्रॉम डे वन काफ़ी डिस इंकरेज करता होता हूँ। मैं रिकमेंड नहीं करता कि कोई भी बंदा उन कामों के अंदर पड़े। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी है। अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, हर प्लेटफॉर्म अच्छी है। लेकिन आप अगर इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट हो ना तो यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल। ठीक है, किसी भी एक आपको मार्केट प्लेस के ऊपर, किसी भी एक आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता होना होता। और उसका सबसे बेसिक और इजी तरीका ये होता है कि आप खुद की एक ब्रांड बनाओ। ठीक है, और वो ब्रांड आपकी इन सारे सेशंस के ऊपर सेल हो, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल हो रही हो। तो सबसे पहले आपकी चीज आ जाती है कि हाउ कैन यू कम अप विद अ ब्रांड आइडिया। ठीक है, आपको एक ब्रांड तो लॉन्च करनी है बट आपको एक आइडिया कहाँ से आएगा, आप कैसे सोचोगे कि मैं ब्रांड किस चीज़ के बारे में लॉन्च करूँ। तो देयर आर थ्री वेज जो मेजर मेरी नज़र में है। सबसे पहले आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी मार्केट के अंदर जा सकते हो, लिटरली किसी भी मार्केट में जा सकते हो। कोई मार्केट ऐसी नहीं होती जो बिल्कुल परफेक्ट होती है। ठीक है, बड़ी से बड़ी डोमिनेंट मार्केट में भी कहीं ना कहीं मसले मसाइल आ रहे होते हैं लोगों को, और छोटी मोटी मार्केट्स में भी लोगों को मसले मसाइल आ रहे होते हैं। ठीक है, आपने एंटायर फोकस अपना ये रखना है कि मैं इस मार्केट के अंदर जो ऑडियंस है उनके लिए क्या चीज़ बेहतर कर सकता हूँ, उनको क्या मसला आ रहा है जो मैं उनके लिए सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेथड आपका ये आ जाता है। सेकंड मेथड ये आ जाता है कि जो आपके पैशन है ना आप उसको कंबाइन करो अपने स्किल्स के साथ और एक ब्रांड को लॉन्च करो। ठीक है, मैंने आई थिंक पहले भी एक बार एक ग्रुप के अंदर या प्रीवियस सेशन के अंदर बताया था कि मेरी एक दोस्त थी, वो पेंटिंग काफ़ी अच्छी करती थी। तो उसका काफ़ी ज़्यादा पैशन था कि वो ना पेंटिंग से ही पैसा बनाए, और मेरा पर्सनल बिलीफ ये था कि कोई भी बंदा स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद पेंटिंग ड्राइंग वगैरह इन कामों से इतना नहीं कमा सकता। तो मैं उसको काफ़ी डिसइनकरेज करता होता था। लेकिन शी स्टक टू इट। उसको पसंद था वो काम, उसने कहा कि यार मुझे इंटरेस्ट इसी चीज़ के अंदर है, मैंने यही करना है। और उसने उसी पेंटिंग वाले काम को इस लेवल तक वो ले चुकी हुई है कि उसकी हर पेंटिंग ना लाखों के अंदर बिक रही होती है। उसके ज़्यादातर क्लाइंट सारे यूरोपियन है, उसके सारा कुछ तकरीबन यूरोप के अंदर सेल हो रहा होता है। तो द पॉइंट इज कि अगर आपका पैशन है ना किसी चीज़ के अंदर, जैसी मर्जी वो नीच हो, जितना मर्जी आपको उसमें लग रहा हो कि कंपटीशन है, या आपको लग रहा हो कि यहाँ पर तो मार्केट ही नहीं है, ऑडियंस ही नहीं है, अगर आपका पैशन है ना वहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, स्किन केयर की एक एग्जांपल ले लेते हैं। इतनी सैचुरेटेड मार्केट है, इतनी ब्रांड्स है, इतनी ब्रांड्स है कि बंदे को समझ ही नहीं लगता कि इधर मैं अपनी ब्रांड कैसे लॉन्च करूं। लेकिन जिस बंदे को जेन्युइनली इंटरेस्ट है, उसका पैशन है ना स्किन केयर, वो अगर एक स्किन केयर की ब्रांड लॉन्च करने आता है ना, उसको पता है कि मैं करेंटली स्किन केयर के अंदर मुझे क्या मसले मसाइल फेस हो रहे हैं, वो उनको सॉर्ट आउट करेगा। वो बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च करके ही हटेगा जो उसके खुद के लिए भी बेहतर होगी, और ऑब्वियसली जो
के लिए वो चूज करेगा वो बाकियों के लिए भी बेहतर होगा। तो दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन जो पर्सनली मैं खुद करता हूँ वो ये है कि आप मार्केट के अंदर कोई एक गैप करो। ठीक है, यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी द चीपेस्ट वन। ठीक है, आपकी ब्रांड सबसे सस्ती नहीं होनी चाहिए हमेशा, आपकी ब्रांड सबसे ज्यादा प्रीमियम नहीं होनी चाहिए हमेशा, आपकी प्रोडक्ट जो है सबसे हाई क्वालिटी नहीं होनी चाहिए हमेशा। आपको अपनी कंपटीशन को देख के उसके हिसाब से ब्रांड को लॉन्च करना पड़ता है। ठीक है, अगर मार्केट में हर बंदा सस्ती प्रोडक्ट सेल कर रहा है, आपने महंगी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देनी है। ठीक है, अगर मार्केट में हर बंदा ही प्रीमियम चीज सेल कर रहा है, आप उधर बजट ऑप्शंस लेके जाओगे। ठीक है, आपने मार्केट के अंदर देखना है क्या चीजें चल रही हैं, कहाँ पर एक गैप नजर आ रहा है कि कोई भी बंदा ये चीज नहीं कर रहा और आपने वही चीज करनी है। ठीक है, आपने मार्केट के साथ नहीं चल रहा कि हर बंदा यार महंगी चीजें बेच रहा है मैं भी महंगी बेचता हूँ, या हर बंदा इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर ऑलिव ऑयल की एग्जांपल दी थी कि ऑलमोस्ट हर ब्रांड ग्लास की बॉटल्स के अंदर ऑलिव ऑयल सेल कर रही थी, वहीं पर एक ब्रांड आती है जो एक प्लास्टिक के स्क्वीज बॉटल के अंदर उसको सेल ऑलिव ऑयल को सेल करने लग जाती है एट अ चीपर रेट। ठीक है, उन्होंने वो फॉलो नहीं किया ट्रेंड, उन्होंने भी बाकियों की तरह एक ब्रांड को लॉन्च नहीं किया, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया एक ग्लास के बॉटल के अंदर, उन्होंने कुछ डिफरेंट किया। ठीक है, उन्होंने एक रिस्क तो लाजमी लिया बट वो डेफिनेटली वर्थ इट था। ठीक है, वो हर बंदे से अलग दिख रहे थे, उनकी टारगेट ऑडियंस ही कम्प्लीटली डिफरेंट थी। तो दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। आपको इन तीनों में से कोई एक चीज करनी है अगर आपको ब्रांड लॉन्च करनी है तो। ठीक है, इट कैन बी ऑल थ्री, लेकिन कम से कम एक इनमें से लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मेजर चीज आ जाती है, आपको ये तो समझ लग गई कि आपने ब्रांड का आइडिया सोचना कैसे है, कि अब आपने ये समझना है कि ब्रांड है क्या, उसका फायदा क्या है, ब्रांड आपको लॉन्च करनी क्यों चाहिए। अब फर्ज करते हैं कि आई हैव अ पेन। ठीक है, पेन के ऊपर कोई ब्रांड नहीं है, कोई लोगो नहीं लगा हुआ, किसी कंपनी का नहीं है, सिर्फ एक मेरे पास बॉल पॉइंट है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिक अपने नोट्स वगैरह उससे ले रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, वहीं पर एक सेकंड सिनेरियो हम देखते हैं कि एक पेन की ब्रांड है जिसका नाम है वी दी थिंकर्स। ठीक है, इस ब्रांड का मिशन क्या है कि वो लोगों को उनकी थिंकिंग पावर वापस देना चाहती है। ठीक है, किस तरीके से, उन्होंने ये देखा कि करेंटली मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, जितने भी लोग प्रीवियसली राइटिंग वगैरह काफी ज्यादा करते होते थे वो डिजिटल चीजों के ऊपर मूव ऑन कर गए हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर मूव ऑन कर गए हैं, वो डिजिटल कीबोर्ड्स यूज कर रहे हैं, ऑटो करेक्ट यूज कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों ने खुद से सोचना ही बंद कर दिया। ठीक है, लिखना तो दूर की बात है, लोग तो खुद से सोचते भी नहीं है, डायरेक्ट चैट जीपीटी के ऊपर जाते हैं, उससे वो ओपिनियन लेते हैं, उसको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी करेंटली मार्केट के अंदर ये चल रहा है। इस ब्रांड ने अपनी स्टोरी क्या बनाई है कि अगर हमारी डिवाइसेस ही हमें सब कुछ बता रही है हमने क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो आर वी स्टिल ह्यूमन, आर वी स्टिल थिंकिंग। क्योंकि ह्यूमन का तो बेसिकली चीज ही है कि हम, हमारे पास ब्रेन है जो बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास नहीं है। ठीक है, तो आर वी स्टिल थिंकिंग और नॉट, हम सारा कुछ अपने एल्गोरिथम्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उनके ऊपर ही चल रहे हैं, खुद से तो हम सोच ही कुछ नहीं रहे। ठीक है, इसलिए इन्होंने लॉन्च किया वी दी थिंकर्स। और इनका मिशन सिंपल था कि ये चाहते थे कि लोग सारे डिजिटल चीज़ों से मूव ऑन करके पेन एंड पेपर के ऊपर वापस से आए, वापस से लिखना शुरू करें, वापस से सोचना शुरू करें, क्रिएटिव थिंकिंग शुरू करें। तो दिस वाज देयर ब्रांड। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने अपनी ब्रांड स्टोरी, ब्रांड का मिशन वगैरह सारा कुछ लिख लिया, उन्होंने प्रोडक्ट की तरफ गए। ठीक है, उन्होंने सोचा कि यार ये जो प्रोडक्ट है ना उसको मैं रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम से बनाऊंगा। ठीक है, उसका कलर उन्होंने इस तरीके का रखा जो बाकी पूरी मार्केट से डिफरेंट है। ठीक है, इस कलर का इतना बोल्ड पेन आपको ज्यादातर मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इन्होंने क्यों किया, क्योंकि इनका पेन स्टैंड आउट करे फ्रॉम देयर कंपेटिटर्स। ठीक है, तो अब ये भी एक पेन है, जो मैं प्रीवियसली एक बॉल पॉइंट यूज कर रहा था वो भी एक पेन है। ठीक है, वो भी लिखता है, ये भी लिखता है, इसके अंदर भी इंक है, उसके अंदर भी इंक है, यूज केस दोनों का एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं पेन, इन्होंने एक प्रॉपर ब्रांड की आइडेंटिटी स्टोरी बनाई है। ठीक है, ये पेन नहीं बेच रहे। ठीक है, ये वो लिखने की पावर को नहीं बेच रहे, ये आपको ये सारी स्टोरी बेच रहे हैं। ठीक है, ये आपको वी दी थिंकर्स के जो
इनका थिंकिंग टूल है, ये इसको सेल कर रहे हैं। इनका एक आइडिया ही कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। दे आर सेलिंग अ मूवमेंट रादर देन द प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली पावर होती है एक ब्रांड की, ठीक है। अब जो लोग इनके तरीके के सोचेंगे, इनकी ऑब्वियसली एक टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। इनकी टारगेट ऑडियंस वो ही होगी जो इस तरीके का सोच रही है, ठीक है, जो एग्री करती है इस बात से कि जो डिजिटल मीडिया है वो आपसे आपकी थिंकिंग की कैपेबिलिटीज को आराम आराम से वापस ले रही है। उनकी टारगेट ऑडियंस ही है, वो इस पेन को देखेगी, वो इनके साथ एग्री करेगी, वो इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए ये पेन खरीदेगी, ठीक है। एक बंदे ने पेन खरीदा, दूसरे बंदे ने पेन खरीदा, 10 बंदों ने, 100 बंदों ने, 1000 बंदों ने, लोगों के हाथ में पेन आए, उन्होंने ऑफिस में यूज किए, यूनिवर्सिटीज में यूज किए। पेन का कलर इतना बोल्ड है कि लोग दूर से ही देख के उनको पता चल जाएगा कि यार दिस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। वो लोगों से एंगेज करेंगे, उनको बताएंगे कि इस ब्रांड का है, आई एम इन दिस मूवमेंट, कि आप डिजिटल मीडिया थोड़ा सा साइड पे हो, यू आर डिपेंडिंग ऑन द एल्गोरिदम टू मच, थोड़ा सा खुद से सोचना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से बात आराम आराम से वर्ड ऑफ माउथ शुरू हो जाएगा, लोगों को और ज़्यादा पता चलने लग जाएगा और इस ब्रांड की ज़्यादा सारी सेल हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने इनके ऊपर तो कोई काम नहीं किया, इनके पेन के अंदर कोई स्पेशल पावर तो है ही नहीं। पेन वही चीज़ है, इन्होंने वही चाइना पर गए होंगे, अलीबाबा पर, ठीक है। सिर्फ उन्होंने इनको ये कहा है कि यार लोगो लगा देना ऊपर, कलर ऐड कर देना। बाकी इन्होंने कोई इनोवेशन नहीं लाई है प्रोडक्ट के अंदर। इनको इनकी इनोवेशन की थी एक ब्रांड की स्टोरी के ऊपर, और सिर्फ इस चीज की वजह से इनका पेन बिका, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ ब्रांडिंग, इसलिए आपको ब्रांडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव मार्केट में भी अगर आप चले जाते हो ना, अगर आपकी ब्रांडिंग बाकियों से यूनिक है तो आपकी प्रोडक्ट चल जाएगी, ठीक है। हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आपकी प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन हो या आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ बिल्कुल ही यूनिक किस्म का ऐड हुआ हो। कभी कभार एक सिंपल सा आप ब्रांडिंग के अंदर डिफरेंस ले आते हो ना, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। इसके ऊपर मैंने प्रीवियसली भी एक सेशन के अंदर एग्जांपल दी थी कि अगर आप मोरिंगा के कैप्सूल सेल कर रहे हो, ठीक है, इट्स अ नेचुरल सप्लीमेंट। जो लोग दवाइयों की तरफ नहीं जाना चाहते वो नेचुरल सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में यही यूज़ होती थी। तो अगर आप उन मोरिंगा के कैप्सूल्स को भी वही वाइट डब्बियों के अंदर बेच रहे हो जिसके अंदर दवाइयाँ बिकती हैं, नॉर्मली मेडिसिन बिकती हैं, तो व्हाई वुड पीपल बाय दैट? उनको तो देखकर वही लगेगा कि यार ये तो वही दवाई है जिससे मैं जान छुड़ाना चाह रहा हूँ। वहीं पर अगर आप उसको एक ग्रीन कलर के पाउच के अंदर इंट्रोड्यूस करवाओगे, ठीक है, आप इसी चीज के ऊपर सारा अपने ब्रांड का फोकस रखोगे कि दिस इज अ नेचुरल सप्लीमेंट, इसके अंदर कुछ एडिटिव्स नहीं है, दिस इज बेटर देन योर एलोपैथिक मेडिसिन, तो लोग उसको परचेज करेंगे। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से दूर जाकर नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स हंट कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपसे खरीदने लग जाएगी। प्रोडक्ट में कोई बेहतरी नहीं लाया आप भी बोलेंगे कि वो ही कैप्सूल्स बेच रहे हो जो बाकी बेच रहे हैं, बाकी उसको दवाइयों के तौर पर बेच रहे हो। आपने उसकी ब्रांडिंग इस तरीके से की कि ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है, ये दवाइयों का ऑल्टरनेटिव है, विच इज मच मोर हेल्थियर, इससे इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सा ब्रांडिंग के अंदर भी डिफरेंस ना आपकी ब्रांड को लेकर चल सकते हैं, अगर आप प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं भी कर सकते तो। आफ्टर दैट एक और बहुत मेजर चीज है ब्रांड के बारे में कि अगर आप एक बार अपनी ब्रांड को इस्टेब्लिश कर देते हो ना, तो आप अपनी कस्टमर बेस की ट्रस्ट को और लॉयल्टी को बहुत इजीली बिल्ड कर पाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एप्पल अगर है, उनके प्रोडक्ट के अंदर एज सच मेजर किस्म की कोई भी इनोवेशन नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कस्टमर लॉयल्टी इस किस्म की बिल्ड कर ली हुई है कि उनको पता है कि हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं भी लाते ना, लोग फिर भी हमारे साथ लॉयल होंगे, क्योंकि हमने लोगों का ट्रस्ट गेन किया हुआ है। लोगों को पता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर डिवाइसेस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट डिवाइसेस। हमारे पास लोगों का ट्रस्ट है, हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। तो ब्रांड का एक ये फायदा भी होता है, एक बार ही आपने ब्रांड की लॉयल्टी और ट्रस्ट को बिल्ड करने, वो आपके लाइफ टाइम तक चलते हैं, जब तक ऑब्वियसली आप उसको ब्रेक नहीं कर लेते खुद से। तो दिस इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। आफ्टर दैट आ जाता है आपकी बिजनेस की वैल्यू, ठीक है। अगर आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल कर बैठे हो, फॉर एग्जांपल
आप एक स्टोर खोल लेते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। आपके पास हर ब्रांड का सामान आ रहा है, आप उसको बेच रहे हो, आपका जेनेरिक सामान आ रहा है, आप वो भी बेच रहे हो स्टोर पर, ठीक है। तो सेल आपकी हो रही है, प्रॉफिट भी आपको आ रहा है, ठीक है। कल को आप अपना बिजनेस बेचने चाहते हो ना, अगलों ने आपको ये कहना है कि बिजनेस की सिक्योरिटी कोई भी नहीं है। आज आपका बिजनेस चल रहा है क्योंकि लोकेशन ऐसी है, कल को आपके साथ ही कोई आपसे बड़ा और आपसे बेटर शॉपिंग मॉल खुल जाएगा, आपकी दुकान पर तो कोई आएगा ही नहीं। तो आपके बिजनेस को हम कैसे वैल्यूएबल कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, जब आप अपना बिजनेस बेचने जा रहे हो, उसकी इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है। लोग उसके लिए ज्यादा पे करने को तैयार नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि आपका ब्रांड इतना ज्यादा स्टेबल ही नहीं है। कल को कोई भी आपसे बड़ी पार्टी आके आपसे बड़ा स्टोर बनाएगी, वो आपका सारी सारी ऑडियंस ले जाएगी, ठीक है। वहीं पर अगर आपकी एक ब्रांड है ना, जिस तरीके से एप्पल है, उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उन्होंने अपनी कस्टमर बेस को उसके ऊपर अट्रैक्ट किए, कस्टमर का ट्रस्ट गेन किए, उनकी लॉयल्टी गेन किए। अब उनकी ब्रांड की इतनी वैल्यू है कि वो मार्केट में उसको बेचने जाती हैं तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी डिमांड करेंगे तो लोग देने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रांड के साथ लॉयल्टी बनाई हुई है, ठीक है। कस्टमर लॉयल्टी उनका बहुत अच्छी है। तो आपको अगर अपने बिजनेस की वैल्यू बनानी है ना, आपको एक ब्रांड बनानी है, ठीक है। अमेजोन पे अब आप स्टोर्स वगैरह देखते हो ना, आपको होलसेल के स्टोर्स अमेजोन पर मिल रहे होते हैं 5-5, 6-6 हज़ार डॉलर के, ठीक है। वहीं पर अगर आप कोई एक ऐसी अमेजोन के ऊपर ब्रांड देखते हो ना, जो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल रही है, ठीक है, वो आपको 25-30 हज़ार डॉलर से नीचे कोई भी नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि ब्रांड है, ब्रांड ने ग्रो करते जाना है, एक होलसेल के बिजनेस ने कितना ही ग्रो कर लेना है, ठीक है। आफ्टर दैट आ जाते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनानी कैसे है, ठीक है। सबसे पहली मेजर गलती, जब कोई बंदा कोई भी एक ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा होता है ना, उसका मेन गोल ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है। वो अपने प्रोडक्ट को हर टाइप ऑफ कस्टमर को अपील करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है। आप अपनी प्रोडक्ट हर बंदे के हिसाब से परफेक्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग होंगे जिनको आपकी प्रोडक्ट बहुत पसंद है, कुछ लोग होंगे जिनको आपकी प्रोडक्ट फारिग लगती है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, आपने इस चीज़ के ऊपर इतना फोकस नहीं करना कि यार हर बंदे को मेरी प्रोडक्ट पसंद है। आपने एक टारगेट ऑडियंस रख दी है कि ये वो लोग हैं जिनके लिए मेरी प्रोडक्ट परफेक्ट होनी चाहिए, और आपका पूरा फोकस उनके ऊपर होना चाहिए। उनके अलावा जितने भी लोग हैं ना, आपने सोचना भी नहीं है उनके बारे में, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल माइंड से निकाल देना उनको। सिर्फ जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनके लिए आपकी प्रोडक्ट परफेक्ट होनी चाहिए। जब तक आपके ब्रांड के अंदर ये क्लैरिटी नहीं आ जाती ना, और आप हर बंदे को अपील करने की कोशिश कर रहे होते हो, कोई भी नहीं आपसे लेगा, ठीक है। अगेन एप्पल इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। एप्पल ने क्या किया, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को बहुत सिंपल रखा, ठीक है। आईओएस जो है वो कम्प्लीटली लॉक्ड है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप एंड्रॉइड के जितने भी फोन्स देखते हो, वो सारे अनलॉक्ड है, उसका आप रूट कर सकते हो, आप उसको उसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो, आपके पास कंप्लीट फ्रीडम होती है। आईओएस के अंदर आपके पास वो नहीं है, ठीक है। एप्पल सिर्फ एक चीज के लिए फेमस है, वो है उनकी रिलायबिलिटी और द ईज ऑफ यूज, ठीक है। उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जो बहुत ज्यादा टेक के अंदर नहीं है, जिनको ये नहीं फर्क पड़ता कि मेरा मोबाइल जो है वो ये भी कर सके, ये भी कर सके, ये भी कर सके। उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जिनकी जो आइडियल उनको जो चीज चाहिए ना, वो ये है कि यार एक डिवाइस हो, तंग ना करे, अटके ना, स्मूथली मैं अपना सारा काम कर सकूं, लॉन्ग टर्म उसको चला सकूं, ठीक है। उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस सेट की, उनके हिसाब से उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को परफेक्ट कर दिया, ठीक है। उन्होंने एंड्रॉइड को कॉपी नहीं किया, वो चाहते तो वो आईओएस को भी अनलॉक कर देते कि जो मर्जी डेवलपर आए आईओएस के ऊपर जो भी उन्होंने चेंजेस करनी है कर ले, बट उन्होंने नहीं किया ऐसे, ठीक है। उन्होंने अपने फोन को कम्प्लीटली लॉक रखा, क्योंकि सिक्योरिटी उनका एक काफी मेजर वैल्यू थी। उन्होंने इस वैल्यू को रिस्पेक्ट किया और वो आज तक इस वैल्यू को रिस्पेक्ट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अनदर मेजर थिंग, जो आपकी प्रोडक्ट है, मैंने ब्रांडिंग पर तो बहुत सारी बात करी थी, आपकी जो प्रोडक्ट है ना, अगर वो डिलीवर नहीं करती ना एक्सपेक्टेशंस पे, तो आपकी ब्रांड लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकती, ठीक है। आपकी ब्रांडिंग कस्टमर को एक बार ही आपके पास लाएगी, आपकी प्रोडक्ट उसको दूसरी बारी लेकर आएगी, ठीक है। आपने एक बहुत अच्छी ब्रांड बना ली,
बहुत अच्छी ब्रांड बना दी, हजारों लोगों ने ब्रांड देखी, सारों ने खरीदा प्रोडक्ट क्योंकि उनको आपकी ब्रांड ही इतनी अच्छी लगी। अब उन्होंने आपकी प्रोडक्ट यूज की है, उनको मजा ही नहीं आया, ठीक है, उनको प्रोडक्ट ही नहीं पसंद आई, वो सेकंड टाइम नहीं आपसे परचेज करें। योर ब्रांड विल नॉट बी सस्टेनेबल, ठीक है, और आपने अपनी ब्रांड को सस्टेनेबल बनाना है, उसके लिए आपको प्रोडक्ट के ऊपर भी वर्किंग करनी है, ठीक है। अगर आप सारा फोकस अपना ब्रांड के ऊपर रखोगे, आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी ना, सेकंड टाइम कोई नहीं लेगा। एंड अनदर मेजर थिंग कि वर्ड ऑफ माउथ नहीं फैलेगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का सबसे बेहतरीन तरीका है वर्ड ऑफ माउथ। मैं एक प्रोडक्ट लूंगा अमेजोन से, मैं उसको खाऊंगा, ट्राई करूंगा, मुझे पसंद आएगी, मेरे घर में पड़ी होगी, मेरे फैमिली मेम्बर यूज करेंगे, उनको पसंद आएगी, वो भी ऑर्डर कर देंगे। हमारे घर में कोई मेहमान आएगा, वो देखेगा, वो कहेगा ठीक है, उसको मैं बताऊंगा कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, वो यूज करेगा, उसे भी पसंद आएगी, वो अपने घर में भी ले लेगा। फिर कोई बंदा यूनिवर्सिटी लेकर जाएगा, उधर लोगों को पसंद आएगी और लोग लेंगे। वर्ड ऑफ माउथ जो है ना, फ्री एडवर्टाइजमेंट है, फ्री मार्केटिंग है, और सबसे इजिएस्ट वे ऑफ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट ये कि इस पे आपका कोई खर्चा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ नहीं फैलेगा, और अगर वर्ड ऑफ माउथ नहीं फैलेगा ना, तो आपके मार्केटिंग में पैसे लगते जाएंगे, ठीक है, और आपने मार्केटिंग में पैसे लगाते नहीं जाने, ठीक है। आपने कोशिश यही करनी है कि विदाउट मार्केटिंग आपका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। उसके बाद आ जाते हैं, एक मैंने स्टेप बाय स्टेप मेथड बनाया है कि आपको अगर एक ब्रांड लॉन्च करनी है तो आपको स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से मेथड्स फॉलो करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी ब्रांड की फाउंडेशन आ जाती है, ठीक है, इसके बगैर आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी ब्रांड का पर्पस बनाना है, आपने अपनी ब्रांड को लॉन्च क्यों करना है, व्हाई डज योर बिजनेस इवन एग्जिस्ट, आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। जब तक आपको ये नहीं पता, ब्रांड बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने कोर वैल्यूज को सेट करना है, ठीक है। ये वो वैल्यूज होंगे जो आप कभी भी ब्रेक नहीं करोगे, जिस तरीके से मैंने अभी एप्पल का आपको बताया, सिक्योरिटी इज वन ऑफ देयर कोर वैल्यूज, और वो सिक्योरिटी के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसी तरीके से अगर मैं एक हेल्थ के अंदर ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, तो मेरा कोर वैल्यू ये होगी कि मेरी ब्रांड 100% ऑनेस्ट है, ठीक है। हम जितना कुछ भी सोर्स करेंगे, हर सब कुछ कंप्लीटली ऑर्गेनिक होगा, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बिल्कुल भी नहीं होगा, और 100% इको फ्रेंडली होगा, ठीक है। ये मेरी कोर वैल्यूज है, मेरी ब्रांड की कोर वैल्यूज है, और इनके ऊपर मुझे जब तक ब्रांड मेरी बंद नहीं होती कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आप अपने कोर वैल्यूज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर देती हो, आपने अपनी ब्रांड की सारी आइडेंटिटी खराब कर दी है, ठीक है। कोर वैल्यूज आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनसे आपकी कोर वैल्यूज मैच करनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट, इस पे मैंने हर सेशन के अंदर बात किया और इस सेशन के अंदर भी दोबारा बात करूंगा, अपनी टारगेट ऑडियंस को ढूंढना है। जब तक आपको अपनी टारगेट ऑडियंस नहीं पता ना, आपकी ब्रांड कभी भी नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा काम ही टारगेट ऑडियंस का है। जब तक आपको अपनी ऑडियंस का ही नहीं पता, आप मार्केट कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट को, आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। एक तो बिल्कुल जेनेरिक मार्केटिंग होती है, आप अपने प्रोडक्ट पर लगा दो, साथ प्राइस लिख दो, इंस्टाग्राम पर ऐड चला दो, कितनी देर बिकेगी आपकी प्रोडक्ट। जब तक आपको अपने टारगेट ऑडियंस का नहीं पता ना, आप ना ही अपनी ब्रांड को बना सकते हो आगे, ना ही आप उसके लिए एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन डाल सकते हो, ठीक है, ना ही आप उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी बना सकते हो। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए मैंने पिछले सेशन में एक बहुत अच्छा मेथड बताया था कि आप अपनी पूरी टारगेट ऑडियंस को एज अ ब्रॉड ना सोचो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप एक बंदा बनाओ, ठीक है, आप बोलो कि यार ये बंदा है, इसका ये नाम है, ये यहाँ पर रहता है, ये इसका काम है, इतना ये कमाता है, ये इसको पसंद है, ये इसको नहीं पसंद, ये इसकी हॉबीज है। और फिर आप उस बंदे को सामने रखो, अपनी प्रोडक्ट को साथ रखो, आपने ये प्रोडक्ट इस बंदे को कैसे बेचनी है, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। अपना ब्रांड का सारी सारी आइडेंटिटी भी इस बेस पर बनाओ कि इस बंदे को क्या पसंद आएगा। अपनी जितने भी आपने एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग की कॉपीज वगैरह बनानी है, एड्स वगैरह बनानी है, सारा कुछ आपने उस एक इंडिविजुअल को माइंड में रखते हुए बनाना है कि इस इंडिविजुअल को क्या चीज़ पसंद आएगी, ठीक है।
आफ्टर दैट आपने अपने कंपटीशन को एनालाइज करना है। ठीक है, आपके कंपटीशन में जितने भी सेलर्स हैं वो क्या बेच रहे हैं, किस तरीके से बेच रहे हैं, कैसा वो कर रहे हैं, उनको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना उनको रेवेन्यू आ रहा है, उनकी वीकनेसेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस जो सेशन था उसके अंदर काफ़ी अच्छा मेथड बताया था कि आपने अपने कंपेटिटर्स की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को किस तरीके से ढूंढना है। तो कंपटीशन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वरना आपको समझ ही नहीं लगेगी कि आप किस मार्केट के अंदर जा रहे हो। ठीक है, अगर आप एक थोड़े से बजट के साथ टूथपेस्ट के अंदर कॉम्पीट compete करने चले जाते हो जहाँ पर मार्केट डोमिनेंट है कोलगेट और सेंसोडाइन से, तो देयर इज ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ यू कैन अचीव, उससे ऊपर आप नहीं जा सकोगे विद योर बजट। ठीक है, तो मार्केट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपने अब ये सारा कुछ कर दिया। ठीक है, आपको अपनी ब्रांड का पर्पस पता है, आपको पता है कि मेरी वैल्यूज ये है, आपको पता है मैंने इस बंदे को बेचना है, आपने कंपटीशन देख लिया कि यार ये चीज़ें नहीं सही हो रही, ये चीज़ें सही हो रही हैं। अब आपने अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी बनानी है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी ब्रांड की एक पर्सनैलिटी सोचनी है कि ये ब्रांड किस तरीके की होगी। ये मिनिमलिस्ट होगी, ये प्लेफुल होगी। मैंने अगर किड्स को अट्रैक्ट करना है मैं उसको प्लेफुल करूंगा, अगर मैंने कॉर्पोरेट लोगों को अट्रैक्ट करना है मैं उसको मिनिमलिस्ट करूंगा। ठीक है, आफ्टर दैट आपने अपना यूनिक वैल्यू प्रेपोजिशन बनाना है। ये वो चीज़ है जिसके बगैर एक ब्रांड ग्रो नहीं कर सकती। ठीक है, यू हैव टू हैव समथिंग यूनिक। ये चीज़ हमने ऊपर वाले स्टेप्स के अंदर भी डिस्कस की थी, स्टार्टिंग के अंदर भी डिस्कस की थी। यू हैव टू हैव समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर कंपेटिटर्स। ठीक है, आपने अपने कंपेटिटर का एनालिसिस किया है, आपको पता है उनकी वीकनेसेस क्या है, आप या तो उनकी वीकनेसेस को रिफाइन करोगे या तो आप मार्केट के अंदर कुछ कंप्लीटली यूनिक लेकर आओगे। बट जब तक आपकी प्रोडक्ट बाकियों से डिफरेंट नहीं है, ब्रांड को लॉन्च करने में कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, ये बात नहीं होती कि आपको सेल्स नहीं आएगी या प्रॉफिट नहीं होगा। आपने सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट को नहीं देखना होता। ठीक है, आपने अपनी ब्रांड को एक बहुत बड़े लेवल तक लेकर जाना है। मैं मशवरा ये देता होता हूँ कि अमेजोन से ब्रांड को लॉन्च किया करो। ठीक है, अगर आप अमेजोन से लॉन्च करते हो, आपने 6 महीने अमेजोन पर किया, फिर आपने उसको वॉलमार्ट पे भी लेके जाना है, फिर आपने उसको ईबे पर भी लेकर जाना है, फिर आपने उसका शॉपिफाई का स्टोर भी बनाना है, आपने उसको इंस्टाग्राम के ऊपर भी लेकर जाना है, आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करनी है। आपका एंड गोल भी होना चाहिए कि ना ही तो आप किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो, ना ही आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, डिपेंडेंसी अपनी खत्म कर देनी है। प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंसी कैसे खत्म की जा सकती है कि आप हर जगह बेचो, आप फिजिकल मार्केट में भी बेचो, आप शॉपिफाई पे भी बेचो, अमेजोन पे भी बेचो। अमेजोन अगर बंद हो गया कोई बात नहीं, आपकी शॉपिफाई डिटेल से तो आ रही है ना सेल्स। अगर शॉपिफाई बंद हो गया तो कोई बात नहीं, आपकी अमेजोन से आ रही है सेल्स। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी ब्रांड को लेकर जाओ। कंट्रीज से डिपेंडेंसी खत्म करने का मतलब ये है कि कुछ कंट्रीज के अंदर एट सर्टेन टाइम्स इकोनॉमिक रिसेशन आ जाती है। ठीक है, आपको वहाँ पर सच सेल्स नहीं आ रही होती, कभी कभार कुछ गवर्नमेंट के डिसीजंस भी होते हैं जो आपकी ब्रांड को डैमेज करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यूएसए ने टैरिफ्स लगाए थे, तो जितनी भी ब्रांड सिर्फ अमेरिका में बेच रही थी वो तो फंस गई थी। ठीक है, वो चाइना से बनवा रही थी, यूएस में बेच रही थी, उनको 400% एकदम से टैरिफ लग गया, उनका तो गया सारा कुछ। ठीक है, वो तो विद इन अ वीक वो सारे के सारे फंस चुके हुए थे। तो थैंक गॉड कि वो टैरिफ सारा कम हो गया था, वरना तो वो सारी की सारी ब्रांड्स लिटरली डेड हो जानी थी। तो आपने कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना। आप अमेरिका में भी बेचो, आप कनाडा में भी बेचो, यूके में भी बेचो, आप यूरोपियन मार्केट में ट्राई करो, आप गल्फ कंट्रीज के अंदर ट्राई करो। ऑब्वियसली सारा कुछ एकदम से कभी भी नहीं होगा। ठीक है, माइंड में रखो कि ये सारा कुछ अचीव करने के लिए ना आपको 5 साल लगेंगे, लेकिन अभी से आपके माइंड में ये सारे गोल्स होने चाहिए, वरना कुछ भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, बैक टू दी टॉपिक। आपने अपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बना ली, अब आपको नाम और टैगलाइन ढूंढने। ठीक है, अगर ऊपर वाले सारी चीजें आपने की है, आपको अपना नाम और टैगलाइन अभी तक खुद ही पता चल गया होगा। ठीक है, नाम और टैगलाइन आपका आपकी बाकी जितने भी आपने वैल्यूज पर्पस मिशन वगैरह अभी तक सिलेक्ट किए उससे रिजेंबल होना चाहिए। ठीक है,
फिर आपने जाना है अपनी विजुअल आइडेंटिटी के ऊपर। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपका लोगो क्या होगा, कलर पैलेट क्या होगा, टाइपोग्राफी क्या होगी, सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी पैकेजिंग कैसी होगी। ठीक है, विजुअल आइडेंटिटी के लिए मेरा मशवरा है, और बल्कि मशवरा नहीं, मैं कहता हूँ कि मस्ट है कि एक अच्छे डिज़ाइनर के साथ काम करो। इस चीज़ के ऊपर पैसे नहीं बचाने, हर काम के अंदर पैसे बचा लो। ठीक है, एलएलसी अगर आप न्यूयॉर्क में खोलते हो आपके $800 लगेंगे, आप वही मिजूरी में खोलोगे आप $300 में खोल लोगे। ठीक है, आप मिजूरी में खोलो, हर जगह पर पैसे बचा लो। विजुअल आइडेंटिटी के टाइम पर पैसे ना बचाना, अच्छे से अच्छा काम कर पाओ। जितना मर्जी पैसे लगते हैं खैर है, इधर पैसे लगा लो, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपकी ब्रांड की इमेज मेंटेन करेगी मार्केट के अंदर। ठीक है, लोगों को अगर देख के प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रही होगी ना, वो कभी भी नहीं खरीदेंगे। स्पेशली ई कॉमर्स के ऊपर, जहाँ पर पहली चीज़ ये होती है कि बंदे ने प्रोडक्ट की आपकी इमेज देखनी होती है। ठीक है, अगर उसको प्रोडक्ट देखने में ही नहीं सही लग रही ना, वो खरीदेगा ही नहीं। तो अपनी विजुअल आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग रखना। आप चाहो तो आप ये 10,000 में भी काम हो जाता है पाकिस्तान में तो। ठीक है, आप चाहो तो $10,000 के अंदर भी ये करवा सकते हो आप, वो भी पाकिस्तानी लोग ही करते हैं। ठीक है, मेरा मशवरा ये होता है कि आप तकरीबन तकरीबन $600 से $700 का बजट इसके लिए अपने माइंड में रखना। इस बजट के अंदर एक अच्छा सा डिज़ाइनर, हाईली रेप्यूटेबल डिज़ाइनर, हाईली एक्सपीरियंस डिज़ाइनर के साथ काम करना, वरना आपकी सारे के सारे किए तरह पर ना पानी फिर जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट आपका कंप्लीट तकरीबन लास्ट स्टेप आ जाता है कि आपने अपनी ब्रांड का जितना भी अभी तक आपने चीज़ें बनाई है ना, आपकी ब्रांड का मिशन, पर्पस, आपकी टारगेट ऑडियंस, आपका सेलिंग पॉइंट, आपकी पूरी विजुअल आइडेंटिटी, आपने सारा कुछ इकट्ठा करना है। आपने उस सारे को ना एक डॉक्यूमेंट के अंदर बनाना है, और इस डॉक्यूमेंट को आपने अपने पास संभाल के रखना है। ठीक है, जब भी आपका कोई नया काम स्टार्ट होगा, फॉर एग्जांपल आप एक न्यू कैंपेन पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग शुरू करने लगे हो, आपने इस डॉक्यूमेंट को दोबारा खोल के सामने रखना है, हर चीज़ को दोबारा पढ़ना है, और फिर आपने उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, ये ज़रूरी इसलिए कि अगर आप ये नहीं ना करते, आपकी ब्रांड की कंसिस्टेंसी आराम आराम से चली जाती है। ठीक है, इंसान को देर नहीं लगती, वो बहुत आराम से टी ट्रैक हो जाता है, डीरेल हो जाता है। ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता हम क्या करते करते क्या करने लग जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, इसके अंदर आपका सारा कुछ आ जाता है, कलर्स वगैरह, आपकी टोन ऑफ वॉइस। ठीक है, आपके डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो, ये जो डिज़ाइनर की गाइडलाइंस हैं, ये ज़्यादातर जिससे आप आइडेंटिटी बनवाओगे वो आपको खुद ही प्रोवाइड कर देगा। तो ये डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपकी वेबसाइट वगैरह, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं, ये सारा कुछ आपने जो सेटअप करना है वो आ जाते हैं। ये भी हो गया, सारा कुछ हो गया आपका। अब आपने लॉन्च करना है, अब आपने मैनेज करना है, और अब आपने इवॉल्व करना है। ठीक है, ये सिंपल स्टेप्स है। ठीक है, इसके अंदर मैंने ब्रांडिंग के बारे में कंप्लीट एक ब्रेकडाउन बता दिया कि अगर मैं एक ब्रांड को लॉन्च कर रहा हूँ, मैं ये स्टेप्स इस तरीके से लूँगा। ठीक है, इसके अंदर जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम होता है, सप्लाई का काम होता है, वो मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया। सिर्फ मैंने ब्रांडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से सारा बताया। तो दिस इज द 4 स्टेप मेथड जो मैं पर्सनली करता हूँ। ठीक है, आगे मैंने एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल कोई पेन वाली है। ठीक है, जो ऊपर मैंने पेन बताया था, उसका मिशन क्या था, टू गिव पावर ऑफ थिंकिंग बैक टू द पीपल। उनकी कोर वैल्यूज क्या थी, कि दे बिलीव इन द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड ओवर द एल्गोरिदम। ठीक है, उनके टारगेट ऑडियंस कौन थी, जो लोग वापस ये फ्रीडम लेना चाहते थे। ठीक है, जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर होना चाहते थे। और जब इसका कंपेरेटिव एनालिसिस किया गया, तो पहले तो पेन्स आ गए ऑब्वियसली। ठीक है, बट ये डायरेक्टली पेन्स के साथ तो compete कर ही नहीं रहा। इन्होंने अपने पेन के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लाए ही नहीं है। ठीक है, इनकी इम्प्रूवमेंट किधर है, ब्रांडिंग के अंदर। ठीक है, तो इनके मेन कंपेरेटर्स कौन हो गए, डिजिटल टूल्स। ठीक है, स्मार्टफोन्स वगैरह, ये इनके डिजिटल जितने भी डायरेक्ट कंपेरेटर्स हैं ना, इनके वो आ गए हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आपकी ब्रांड आइडेंटिटी आ जाती है। ठीक है, आपने क्या पर्सनैलिटी रखी, आपका क्या यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन था, आपने क्या अपनी आइडेंटिटी रखी, आपके टच पॉइंट्स क्या हैं, और आपने लॉन्च किस तरीके से करने हैं, आपने स्केल करने का क्या सोचा हुआ है।
तो दिस वाज इट। मैंने थोड़ा सा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के अंदर मैं इस बार किया नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे काफ़ी इस बात पे ना कंप्लेंट आई थी कि चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाती थी। तो ट्राई मैंने ये किया कि इस बार ना मैं समझाऊँ भी थोड़ी सी कैजुअल टोन के अंदर, कैजुअल वर्डिंग के अंदर। तो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, लेट मी नो। नहीं है किसी को भी कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैं अपनी ब्रेन शो करवाऊंगा इंशाल्लाह, उसको हम रखते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, क्योंकि मैंने अभी कुछ उसके लिए ना सच प्रिपेयर नहीं किया। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर ना मैं उसका पूरा डॉक्यूमेंट ही प्रिपेयर कर लूंगा कि मैंने अभी तक ब्रांड्स लॉन्च किए हैं ना। मैं कोई सी दो ले आऊंगा फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है ना, उसके अंदर हमारी आइडेंटिटी वगैरह सारा कुछ, वेबसाइट वगैरह सारा कुछ इंशाल्लाह ना मैं दिखाऊंगा। तो लेट्स डू दैट इन द नेक्स्ट सेशन। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन हो? कंपेटिटर एनालिसिस इफेक्टिवली कंडक्ट करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आपने, मैंने ये प्रीवियस सेशन के अंदर भी काफ़ी डिटेल के अंदर समझाया था, तो वो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार ना आप यूट्यूब पर जाकर वॉच भी दोबारा करना, अगर आपने लास्ट सेशन नहीं ज्वाइन किया था तो। कंपेटिटर एनालिसिस बेसिकली आप दो टाइप ऑफ कंपेटिटर्स होते हैं और आपने दोनों को एनालाइज करना होता है, आपके डायरेक्ट कंपेटिटर्स और आपके इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स। ठीक है, अगर आपके लॉन्च करने की जो प्लेटफॉर्म है वो अमेजोन है, आप अमेजोन के ऊपर जाओगे, ठीक है, आप सबसे पहले अपने डायरेक्ट कंपेटिटर्स देखोगे। फॉर एग्जांपल अगर हम डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स को ले लेते हैं, ठीक है, मेरे डायरेक्ट कंपेटिटर्स कौन होंगे? जो डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स को ही बेच रहे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर माय डायरेक्ट कंपेटिटर्स। मैं उनको देखूंगा कि क्या सेल आ रही है, उनकी ब्रांडिंग कैसी है, उनका मिशन क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, उन्होंने किस तरीके का काम किया हुआ है, कितनी देर से वो बेच रहे हैं। उसके बाद में इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स आ जाएंगे मेरी ब्रांडिंग के रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं अपने डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स को इस तरीके से बेच रहा हूँ ना कि मेरे डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स जो हैं वो नाश्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज हो सकते हैं, ठीक है, फॉर ब्रेकफास्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग सीरियल्स आप मेरे डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स को कंज्यूम करो, ठीक है। तो फिर जितने भी सीरियल्स की ब्रांड्स हैं वो मेरे इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स आ गए, ठीक है। फिर मैं उनको एनालाइज करूंगा कि उनके क्या वैल्यूज हैं, वो किस तरीके की सेल्स कर रहे हैं, वो कितने कितनी देर से बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, उनसे मैं compete कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। और एक मेजर चीज़ कि जो चीज़ कंपेटिटर्स कर रहे हैं मैं भी वही तो नहीं कर रहा, स्पेशली दिस गोज फॉर द इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स, क्योंकि उनके साथ ब्रांडिंग के अंदर आपके काफ़ी रिजेम्बलेंस आ जाती है, ठीक है। यूरोपियन मार्केट्स में मैं ये इंटरेस्ट सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो एंट्री बहुत मुश्किल है, ठीक है। यूरोपियन मार्केट्स, मेरा मशवरा यही होता है कि सबसे एंड पे यूरोपियन मार्केट्स की तरफ जाया जाए, क्योंकि सबसे हार्डेस्ट मार्केट वो ही होती है। उधर आपकी रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लाइक मैंने अभी अपनी ब्रांड्स को यूरोपियन मार्केट में लेकर जाना है, मेरे करंट एफर्ट वहीं पर लग रही है, लेकिन मसले मसाइल ये आ रहे हैं कि उनकी रेगुलेशन ही नहीं खत्म हो रही, कभी कोई सर्टिफिकेट, कभी कोई लैब टेस्ट, कभी कुछ कभी कुछ। तो आफ्टर ऑल ऑफ दैट इज क्लियर, सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप पूरे यूरोप में एकदम से ना जाओ, ठीक है। सिलेक्ट वन कंट्री, इटली ले लो फॉर एग्जांपल, वहाँ पर आप सबसे पहले तो शोफाई का स्टोर लॉन्च करोगे, वो आपका पूरे यूरोप में चलेगा, ठीक है, स्टोर आपका पूरा यूरोप में चलेगा। आपका जो इंस्टाग्राम है, सोशल्स हैं, वो आपके हर कंट्री के हिसाब से होंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। यूरोप के अंदर इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर लोग वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आपने इन्फ्लुएंसर्स को देखना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक, ये अगर मैं ब्रेकफास्ट वाली ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डाइटिशियंस के पास जाऊँगा, मैं डाइटिशियंस को बोलूँगा जिनके इंस्टाग्राम पर इटली के अंदर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, मैं उनको बोलूँगा कि मेरे साथ कोलैबोरेशन करो, ये मेरी प्रोडक्ट है, आपने इसको मार्केट करना है एंड एवरीथिंग। तो मैं आपको सैंपल्स भेजूँगा, उसको टेस्ट करेंगे, बताएँगे, तो फिर ऑटोमेटिकली वहाँ पर ना आपकी आराम आराम से सेल्स बिल्डअप स्टार्ट हो जाएँगे।
ठीक है, अमेज़न भी किया जा सकता है, बट मैं पर्सनली रिकमेंड ये करता हूँ कि यूरोपियन मार्केट्स में डायरेक्ट शॉपिफ़ाई से स्टार्ट किया जाए। शिपिंग के लिए आपको कोई 3PL देखना पड़ेगा यूरोप के अंदर, तो वो हर कंट्री के अंदर ही आपको मिल जाता है। ज़रूरी नहीं होता। यूरोप का फ़ायदा ये है कि आपको हर कंट्री के अंदर एक अलग से शिपिंग के लिए सारा सेटअप नहीं करना पड़ता। आप एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर एक 3PL के साथ एक बारी बातचीत कर लो, वो आपको पूरे यूरोप के अंदर ही शिपिंग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक 3PL एजेंट आपको वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, फुलफिलमेंट सेंटर। और सेकंड ऑप्शन ऑब्वियसली आपके पास अमेजोन की है। ठीक है, अमेजोन की तो खुद की फुलफिलमेंट होती है, तो उधर आपको एज सच उसका वैसे मसला नहीं आएगा। अच्छा, अबाउट वाइट लेबलिंग मेरा पर्सनल मशवरा किसी को भी नहीं होता अनलेस आपका बजट का मसला है कि आप वाइट लेवल से स्टार्ट करो, क्योंकि वाइट लेवल और प्राइवेट लेवल में बहुत चीज़ों का डिफरेंस होता है। ठीक है, आप वाइट लेवल करके अगर प्राइवेट लेवल में आ भी जाते हो ना, तो एवरीथिंग विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर यू। तो अगर एक्सपीरियंस के लिए वाइट लेवल पहले किया जा रहा है तो वो एज सच मेरी नज़र में वो वर्थ इट नहीं है। बट अगर आप वाइट लेवल इसलिए कह रहे हो क्योंकि अभी आपके पास प्राइवेट लेवल का बजट नहीं है, तो फिर ये वाइट लेवल कैन बी अ गुड ऑप्शन एज वेल। सफिशिएंट कैपिटल से डिपेंड करता है कि आपका मतलब क्या है। अगर आपके पास लॉन्च करने के लिए बजट नहीं है ना, तो फिर तो आपको वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। बट अगर आपके पास एक्सपेंशन के लिए भी बजट नहीं है, तो आप लॉन्च अभी कर लो एक छोटे स्केल के ऊपर, आराम आराम से उसको बढ़ाते जाओ। ठीक है, बट कैपिटल बहुत देख के आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपका फर्स्ट ब्रांड है ना, तो काफ़ी जगह पर आपका कैपिटल जो है वो वेस्ट भी होगा, काफ़ी आप गलतियां वगैरह भी करोगे। तो उसको माइंड में रखते हुए अगर आपके पास, अगर यूएस के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, माइंड में रखो कि आपके पास $6,000 से $7,000 का कम अज कम बजट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इतना बजट है तो इसके अंदर मैंने वैसे, डिपेंड करता है काफ़ी प्रोडक्ट के ऊपर भी, बट मैंने इसके अंदर इमरजेंसी फंड्स भी ऐड किए हुए हैं। फ्रांस के अंदर अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ फ्रांस के अंदर ब्रांड को लॉन्च करना चाहते हो ना, तो फ्रांस के अंदर अमेजोन काफ़ी पॉपुलर है। फ्रांस के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल अमेजोन के ऊपर से आती है, तो अमेजोन कैन बी एन ऑप्शन। और अबाउट बजट, यहाँ पर भी आपको तकरीबन सेम बजट ही रिक्वायर्ड होगा। आप तकरीबन €5,000 माइंड में रखो। पाकिस्तानी मार्केट के लिए आपको काफ़ी कम बजट चाहिए होता है। इधर तो आप काफ़ी कम बजट से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ना ही आपकी शिपिंग का मसला है, ना ही आपकी प्रोडक्ट का इतना मसला है, और मार्केटिंग भी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बहुत सस्ती है। लेकिन मैं पर्सनली पाकिस्तानी मार्केट में किसी को भी रिकमेंड नहीं करता होता हूँ, क्योंकि इधर आपका जितनी सर खपाई होगी ना, उतना आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है? आप इधर जितनी मेहनत करोगे ना एक ब्रांड को सस्टेनेबल और स्टेबल बनाने में, उस कंट्री में कर लेते हो ना, यू विल सी 10 टाइम्स बेटर रिजल्ट्स। सो व्हाई वेस्ट योर टाइम हियर, बाहर ही स्टार्ट करो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर बजट का मसला है तो फिर तो पाकिस्तान में ही स्टार्ट किया जा सकता है, और पाकिस्तान में तो काफ़ी कम से स्टार्टअप लाइक 0.5 मिलियन रुपीज़ विल बी मोर देन इनफ। पाकिस्तान में तो आराम से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेरा फिर भी मशवरा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कम बजट से भी यहाँ पर, हाँ, अगर आपका आइडिया बहुत यूनिक है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई बंदा ये चीज़ नहीं कर रहा और ये चीज़ बहुत चलेगी, तो लाजमी करो। फिर तो आपका बजट तो आएगा कम अज़ कम। ठीक है, फिर आराम आराम से जब कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा, बाहर के मुल्क में स्टार्ट कर देना। प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर हमने प्रीवियसली सेशन नहीं किया हुआ। अगर हमने नहीं किया हुआ ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर ही रखते हैं। वैसे मुझे लगा था कि हमने इस पे डिस्कशन कर लिया, बट अगर नहीं की ना,
नेक्स्ट सेशन इसी के ऊपर रखते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से होगी। उसके लिए वैसे मेजर चीज़ें आई थिंक हमने कवर कर ली हुई हैं, बट एक बार ना इसको लाइव करेंगे, ठीक है। कंप्लीट 3-4 प्रोडक्ट्स अलग अलग निशेस के अंदर हट करने की ट्राई करेंगे, उसके अंदर हम सारा कुछ करेंगे। ब्रांड की जो मैंने अभी सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल बताया ना, वो पूरा मॉड्यूल फॉलो करेंगे। मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ मैं पर्सनली खुद भी एआई यूज़ करता हूँ उसके अंदर, किस तरीके से यूटिलाइज करता हूँ, कहाँ पर खुद सोचना पड़ता है, कौन से टूल्स मैं यूज़ करता हूँ, कौन सी जगहों से मैं मार्केट एनालाइज करता हूँ। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट जो हमारा सेशन है ना वो इसी के ऊपर रखते हैं और इसको वहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर दो ब्रांड्स का आइडिया सेम है तो हाउ कैन यू स्टैंड आउट? पहली चीज़ तो ये है कि आपकी विजुअल आइडेंटिटी, ठीक है। अगर आप अपनी विजुअल आइडेंटिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हो ना, जो मैंने अभी डिज़ाइनर वाली बात की थी, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। सेम प्रोडक्ट अगर एक गंदी पैकेजिंग और एक प्यारी पैकेजिंग के अंदर है, तो प्यारी पैकेजिंग वाला बंदा ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। अनदर मेजर थिंग इज कि ओरियो में बहुत अच्छे एग्जांपल इसके लिए देता होता हूँ कि ओरियोस बेसिकली जो है ना, वो एक और बिस्किट की कॉपी थी, ठीक है। वो बिस्किट का आइडिया था ना, वो एक अलग ब्रांड का था, बट उनकी ब्रांड की इमेज इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। उन्होंने अपनी ब्रांड की जो अभी हमने स्टोरी और ब्रांड का मिशन पर्पस वगैरह डिस्कस किया ना, टारगेट ऑडियंस एंड एवरीथिंग, वो उस ब्रांड की इतनी अच्छी नहीं थी। ओरियो वालों ने क्या किया, उन्होंने उन्हीं की प्रोडक्ट ली, उन्होंने टारगेट ऑडियंस रखी बच्चों को, ठीक है। उन्होंने अपनी ब्रांड का जो उनकी हमने पर्सनैलिटी अभी डिस्कस की थी ना, ब्रांड पर्सनैलिटी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल रखी, ठीक है। तो सिर्फ इन छोटी मोटी ब्रांड की स्टोरी के अंदर चेंजेस की वजह से ना उन्होंने उस ब्रांड को बहुत इजीली ओवरटेक कर लिया। तो ब्रांडिंग के ऊपर, आपकी स्टोरी के ऊपर और आपकी पैकेजिंग के ऊपर, इन तीन चीज़ों के ऊपर आप compete कर सकते हो इवन विद द सेम आइडिया। फ्रांस के मार्केट के लिए कैटेगरी तो हर कैटेगरी में आप जा सकते हो, ठीक है। अवॉइड सिर्फ वो कैटेगरीज करनी चाहिए जिनके अंदर आप इतना कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। देयर आर मेनी कैटेगरीज, जैसे अगर मैं ब्लैंकेट्स की कैटेगरी को ले लेता हूँ, ठीक है। तो देर इज ओनली सो मच आई कैन डू इन दैट, ठीक है। मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रीमियम ब्लैंकेट्स भी बिक रहे हैं, ठीक है, बजट ब्लैंकेट्स भी बिक रहे हैं। मैं उधर क्या यूनिक ला सकता हूँ? बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। मैं ब्रांडिंग के अंदर क्या ऐसा डिफरेंट कर सकता हूँ? बहुत ही कम ऑप्शन है मेरे पास। तो इस तरीके की जो डेकोरेशन वगैरह, टेबल्स वगैरह हो गई, छोटी मोटी आपके ऑफिस डेकोर की चीज़ें हो गई, इन चीज़ों को अवॉइड करके बाकी हर कैटेगरी आपके लिए ओपन है। अच्छा, सॉफ्टवेयर जो मैं पर्सनली कंपेटिटिव एनालिसिस के लिए रिकमेंड करता हूँ, वो मैंने लास्ट सेशन के अंदर बताए थे और ना मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर की थी लिंक्स, मैं एक बार को दोबारा शेयर कर दूंगा। और उसके अलावा एक अमेजोन के लिए स्पेसिफिक हंटिंग टूल है, हीलियम 10 के नाम से, वो मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर जब मैं लाइव एक प्रोडक्ट को हंट करूंगा ना, तो उसके अंदर इंशाल्लाह मैं यूटिलाइज करना उसको भी सिखाऊंगा। तो लेट्स नाउ मूव ऑन। जो एक चीज़ हमारी रह गई है, वो जो छोटा सा हमने एक सेशन करना था फन सा, वो हमारे रह गए। तो यशवीन प्लीज टेक ओवर। थैंक यू अनीक। अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे हमारा फन सेशन था, उसमें एक छोटा सा है, जैसा कि अनीक ने आज हमें बेसिक्स ऑफ ब्रांड्स की बताई है। तो उसमें एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो ये है कि मैं आपके साथ अभी एक लिंक शेयर करूँगी। उस लिंक से आप अ, उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और आप सबने आपके पास 4 मिनट्स होंगे, जिसमें आप लोगों ने एक ब्रांड का आइडिया देना है और उसके बाद
जैसे ही आप लोगों का टाइम कंप्लीट होगा, आप लोग उस ब्रांड के आइडिया देने के बाद उसके बाकी सब मेंबर्स जो है अदर देन आप अपने जो है उसको वोट करने के बाकी सबको वोट करेंगे। सो जिसके वोट ज्यादा होंगे सो दैट विल बी द विनर और उसको एक प्राइज मिलेगा। ओके, नाउ आपके साथ ग्रुप में एक लिंक शेयर कर रहे हैं। यू हैव 2 मिनट्स, सो ऑल ऑफ यू हैव टू ज्वाइन दैट ग्रुप। ओके, अच्छा, ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने जो कार्रवाई बैठक की मेन अनाउंसमेंट है उसके अंदर भेज दिया भाई, तो आप लोग वो काइंडली ज्वाइन कर लें। ओके, आई होप सबने ज्वाइन कर लिया है। सो आई एम ओपनिंग द ग्रुप फॉर एवरीवन। अच्छा, यू गाइस हैव 4 मिनट्स, ठीक है। जो भी आइडिया माइंड के अंदर आता है आप उसको यूज कर सकते हो। लेट्स सी कि किसका आइडिया सबसे बेस्ट है।
अच्छा, वी हैव जस्ट 2 more minutes एग्जैक्टली एट 11 of 5 जो ग्रुप है वो क्लोज हो जाएगा और उसके बाद वी विल स्टार्ट वोटिंग। जस्ट 1 more minute। एक दो लोग अभी भी टाइपिंग कर रहे हैं तो आई जस्ट वेट फॉर देम और उसके बाद ग्रुप क्लोज हो जाएगा। अच्छा, वी हैव क्लोज द ग्रुप। अब हमारे पास जितने आइडियाज हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 5 आइडियाज हैं हमारे पास। हम आप इनके ऊपर रिएक्शंस भेजोगे सारे। अपने आप का कोई रिएक्शन नहीं भेज सकता, ठीक है? जिसके सबसे ज्यादा रिएक्शंस होंगे he will win।
अच्छा, तो लेट्स क्लोज दी वोटिंग। सबसे ज़्यादा वोट्स जो करेंटली हैं अयातुल्ला आपके, बल्कि अब आपका टाई हो गया, तो वी नीड वन मोर वोट। तो मुजफ्फर सर, प्लीज़। वन मोर मिनट फॉर वोटिंग, उसके बाद आपकी वोटिंग कंसिडर की जाएगी, इसी को फाइनल। Okay, only Ayatollah has maximum vote, which is 2. So Ayatollah is winner. Be ready for your gift. Thank you so much. Over to you, Nick. अच्छा गाइस, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन का टॉपिक हम इंशाल्लाह यही रखेंगे। मैं एक बार लाइव आकर ना सारी की सारी वो करूँगा, कंपेरेटिव एनालिसिस और कंप्लीट ब्रेकडाउन, सारी रेटिंग वगैरह सारा कुछ लाइव करेंगे एक बार किसी भी रैंडम पेज को सिलेक्ट करके। तो बल्कि एक नीच के ऊपर मैं करूँगा, एक नीच आप लोग मुझे रिकमेंड करना। तो देखते हैं उस नीच के अंदर कहीं पे हम गैप बना पाते हैं या नहीं बना पाते। तो लेट्स सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।